इन दिनों हमारे देश में जो खबर सुर्खियों में रही है वो है इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट डिलेज या कैंसलेशन। जबकि एफडीटीएल नॉर्म्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एविएशन सेक्टर में बेसिकली इंप्लीमेंट करने की कोशिश की थी। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट सबसे बड़ा इफेक्ट जो इस एफडीटीएल नॉर्म के इंप्लीमेंटेशन के कारण देखने को मिला था वो इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट में देखने को मिला था। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये माना जाता है कि 60% ऑफ द रूट्स जो कि डोमेस्टिक रूट्स हैं, जहां की डोमेस्टिक फ्लाइट्स ऑपरेट करती हैं, वो लार्जली इंडिगो के मोनोपोली में आता है। इंडिगो सबसे ज्यादा फ्लाइट हम बोल सकते हैं ऑपरेट करती है और सबसे ज्यादा डोमेस्टिक रूट्स में भी इसकी इन्वॉल्वमेंट है। तो क्या एक वार्निंग बेल की तरह हमें इसे लेना चाहिए? क्या एक वार्निंग सिग्नल है इंडिया के एविएशन सेक्टर और अदर सेक्टर्स में भी जहां हमें मोनोपोली और डुओपोली जैसी सिचुएशन देखने को मिल रही है? इस मोनोपोली के एग्जिस्टेंस का कारण क्या है? कैसे इस तरह की मोनोपोली एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को इकोनॉमी में डिमिनिश करती है और इससे लोगों, आम नागरिक, कॉमन सिटीजंस की लाइफ पे कितना इंपैक्ट पड़ता है, इसी बात को आज समझने की कोशिश करेंगे हम इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो सबसे पहले अगर हम समझें कि व्हाई दिस मैटर, किसी भी सेक्टर में अगर मोनोपोली डुओपोली अगर है तो क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको रिड्यूस करना या फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना। तो सबसे पहले तो अगर हम इंडिगो फ्लाइट की ही केस स्टडी की बात करें तो पूरे देश में ऐसा कोई भी एयरपोर्ट या माइनर, चाहे वो मेजर एयरपोर्ट हो या माइनर एयरपोर्ट हो, जो इफेक्ट नहीं हुआ था। हजारों की तादाद में लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो वर्क्स थे, मैरिज सेरेमनीज थी, जॉब इंटरव्यूज थे, उनको उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए क्योंकि बहुत सारे इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी। अगर हम इसको ऐसे भी समझे तो जहां इंडिगो का ऑन टाइम परफॉर्मेंस लास्ट मंथ में 80% था, वो रिड्यूस होकर जस्ट 8% हो गया था पिछले कुछ दिनों में। इट ऑल्सो रिवील्स दैट हाउ डीपली इंडिया डिपेंड्स ऑन अ सिंगल एयरलाइन। मतलब अगर इंडिगो के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो हम बोल सकते हैं कि भारत में जो भी एयरक्राफ्ट और एविएशन सेक्टर है वो पूरी तरह से चरमरा जाता है। इसका बहुत बड़ा हमें इसका एग्जाम्पल देखने को मिला है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि एज फार एज एविएशन सेक्टर इज कंसर्न, इंडिगो हैज बिकम अ कंपनी व्हिच इज टू बिग टू फेल। टू बिग टू फेल मींस अगर ये फेलियर, इंडिगो का फेलियर होता है तो पूरे कंट्री के इकोनॉमी को किसी ना किसी तरह से हैवली इंपैक्ट करेगा। अगर हम सबसे पहले इंडिगो के मार्केट डोमिनेंस को समझने की कोशिश करें तो हमें पता है कि डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक में इसका शेयर 65% है। यानी हर दिन अगर 10 लोग उड़ान भर रहे हैं इंडिया में, 6 लोग की प्रोबेबिलिटी है कि वो इंडिगो की किसी न किसी फ्लाइट में जाकर बैठेंगे। अगर लार्जेस्ट एयरलाइन की बात करें तो ऑब्वियसली इंडिगो इज लार्जेस्ट एयरलाइन इंडिया एंड 65% डोमेस्टिक पैसेंजर शेयर है इसका। अगर पूरे एविएशन मार्केट को भी हम देखें तो कहीं ना कहीं हमें डुओपोली देखने को मिलती है क्योंकि 60% 65% तो शेयर इंडिगो का है। सेकंड नंबर पर जो कंपनी है वो एयर इंडिया, जिसने काफी सारी अदर कंपनीज को भी मर्ज कर लिया है। एयर इंडिया के पहले हमारे पास एयर एशिया था, विस्तारा था, तो इन दोनों को मर्ज करके एयर इंडिया में ही एक नई कंपनी के रूप में और एक सिंगल कंपनी के रूप में इसका इंस्टीट्यूशन किया गया है। तो एयर इंडिया का शेयर रफली हम बोल सकते हैं कि 6% के आसपास है। यानी इंडिगो, एयर इंडिया कलेक्टिवली हम रफली बोल सकते हैं कि 90% ऑफ द एविएशन सेक्टर इन दोनों के कंट्रोल में है। इसलिए हम टर्म नियर डुओपोली यूज कर रहे हैं। जो अदर कंपनीज है, चाहे वो आकाश एयर हो गया, स्पाइस जेट हो गया, उनका शेयर रफली 5 to 10% से ज्यादा नहीं है। सो इट रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द मोस्ट कंसंट्रेटेड सेक्टर इन इंडिया। चाहे जितने भी आप बड़े सेक्टर ले ले, सीमेंट सेक्टर हो गया, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर हो गया, उसमें बहुत सारी कंपनीज हैं, पर एविएशन मार्केट में, एविएशन सेक्टर में इंडिगो और एयर इंडिया का डोमिनेंस क्लियरली हमें देखने को मिलता है। अब ये डोमिनेंस सिर्फ मार्केट शेयर में नहीं बल्कि इवन द रूट जो कि फ्लाइट्स ऑपरेट करती हैं उनके भी कंट्रोल में हमें देखने को मिलता है। अगर हम मोनोपोली रूट की बात करें तो अबाउट 600 रूट जो हैं टोटल, अगर हम इंडिया में बात करें 1200 डोमेस्टिक रूट्स हैं और इस 1200 डोमेस्टिक रूट में 600 रूट्स को हम सिंपली मोनोपोली रूट्स बोल सकते हैं, जहां की सिर्फ आपको इंडिगो कंपनी ही पहुंचा सकती है। सिमिलरली अगर हम डुओपोली रूट्स की बात करें तो 1200 में से 200 रूट्स ऐसे हैं जो डुओपोली हैं। यानी कि अगर आपको इन रूट्स पे ट्रैवल करना है, इन रूट्स पे सफर करना है, तो आपको या तो इंडिगो की फ्लाइट लेनी पड़ेगी या फिर एयर इंडिया से रिलेटेड फ्लाइट लेनी पड़ेगी। और अगर इसको हटा दें तो अपार्ट फ्रॉम दैट, यानी 600 प्लस 200, सिर्फ 400 रूट्स ऐसे हैं जहां पे आपको 3 से 4 फ्लाइट कंपनी की चॉइसेस, यानी 1200 में 800 रूट या तो मोनोपोली हैं या डुओपोली हैं। इसलिए हम एविएशन सेक्टर को हाईएस्ट कंसंट्रेटेड सेक्टर बोल रहे हैं। अगर इंडिगो की हम बात करें, आउट ऑफ 1200 डोमेस्टिक रूट 950 रूट पे इंडिगो ऑपरेट करती है। तो इससे हमें अंदाजा लगता है कितनी बड़ी कंपनी इंडिया में ये बन चुकी है एविएशन सेक्टर में। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आई वुड वांट टू ब्रिंग योर अटेंशन टू द फैक्ट that Legacy IAS Academy we are going to soon commence batches
The regular weekday batches are going to commence on 15th of December, 19th of January, and 16th of March. Similarly, the weekend batches for those students who are preparing for the examination along with full-time studies or full-time job is going to commence on 27th of December, 14th of February, and 18th of April. In this particular batch, we ensure comprehensive coverage of GS paper. One-to-one mentorship and doubt-solving sessions also is arranged for students, and we also encourage students to regularly participate and interact with educators to understand to what extent their preparation is complete, what is the right approach and right track to follow. And similarly, as we know that UPSC require integrated preparation of prelims and mains examination, we have daily mains and writing practice, and we also have included daily test series for prelims and mains examination, so that students are able to gauge their strength and weaknesses. Based on then further they can streamline the preparation. Now, if you want to know more detail about the course programs in future, you can click the link in the description box of this particular video. You can also give a call to the number being displayed here, and you are welcome to download our Legacy EIS app, which will help you in the preparation of UPSC examination. However, if you are liking our video, make sure to click the like button and subscribe to our channel. Now, coming back to this particular topic again, अगर हम एविएशन सेक्टर में मोनोपोली के डिजाइन की बात करें तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये डिजाइन्ड मोनोपोली नहीं है। डिजाइन मोनोपोली ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने इंटरवीन करके इस सेक्टर को मोनोपोलिस्टिक या डुओपोलिस्टिक बना दिया है, बल्कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अदर एयरलाइंस हमारे पास थी। जैसे अगर हम कुछ साल पहले जाएं तो हमारे पास जेट एयरवेज हुआ करता था, हमारे पास सहारा एयरलाइंस हुआ करती थी, किंगफिशर एयरलाइन हुआ करती थी, इवन 2 साल पहले तक गो एयर का भी एक अच्छा खासा शेयर था इंडियन एविएशन मार्केट में। बट ये सारी कंपनीज पिछले 10 सालों में कहीं ना कहीं सरवाइव करने में फेल हो गई हैं, या तो इंटरनल मैनेजमेंट के प्रॉब्लम के कारण या फिर मिसमैनेजमेंट के कारण। और इसी वजह से जेट एयरवेज गो फर्स्ट जो कोलैप्स हुआ है लास्ट 1 डेकेड में, हम बोल सकते हैं इट हैज प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी। इंडिगो ने इस अपॉर्चुनिटी को देखा और इंडिगो ने अपना मार्केट शेयर सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर लिया। और इंडिगो ना तो सिर्फ अभी डोमेस्टिक मार्केट में बल्कि इवन इंटरनेशनल मार्केट में फोकस कर रहा है, और इंटरनेशनल मार्केट में भी उन डेस्टिनेशन पे जहां से आपको इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं मिलेंगी। तो मार्केट वैक्यूम जो बना था इन सारे मेजर एयरलाइंस के कोलैप्स के कारण, उसने ही स्ट्रेंथन किया है इंडिगो को, और इसी वजह से हमें एक मोनोपोलिस्टिक या डुओपोलिस्टिक नेचर इकोनॉमी में देखने को मिल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि बिकॉज एविएशन सेक्टर इज हाईली मोनोपोलिस्टिक और डुओपोलिस्टिक कि इसका सिर्फ नेगेटिव साइड ही है, बल्कि इसके पॉजिटिव साइड्स भी देखने को मिले हैं। अगर इंडिगो एक बहुत बड़ी विमान कंपनी के रूप में, एयरलाइन कंपनी के रूप में उभरी है, तो उसका एक पॉजिटिव साइड हमें ये देखने को मिलता है कि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर इंडिगो इन रूट्स को ऑक्युपाई नहीं करती, मतलब इस रूट्स में अगर फ्लाइट ऑपरेट नहीं करती, तो बहुत सारे जो डोमेस्टिक रूट्स थी वो शट डाउन हो जाता, क्योंकि उनके पास कोई भी कंपनी फ्लाइट ऑपरेट नहीं कर पा रही थी। सिमिलरली अगर इस रिसेंट इंसिडेंट को हम छोड़ दें तो पिछले 15 सालों में जब इंडिगो एक कंपनी के रूप में, एयरलाइन कंपनी के रूप में इंडिया में आई है, तब से ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी और सेफ्टी रिकॉर्ड के लिए जानी जाती है। बहुत ही कम ही ऐसी उड़ान है, फ्लाइट्स हैं, जबकि उड़ान हम देख सकते हैं कि इंडिगो सबसे ज्यादा उड़ान भरती है इंडिया में, जो कि किसी तरह के एयरलाइन मेजर क्रैशेस या एक्सीडेंट या डिजास्टर का शिकार बनी है। तो इन सब वजह से इंडिगो के ऊपर जो पीपल का ट्रस्ट था, पब्लिक का ट्रस्ट था, वो इंक्रीज हुआ, और इसके कारण डोमेस्टिक कनेक्टिविटी में भी इंडिगो का सडन रैपिड एक्सपेंशन हमें देखने को मिलता है। हाउएवर ये क्राइसिस इज समथिंग दैट वी कैन कंसीडर एज आई ओपनिंग फॉर अस। क्यों? क्योंकि ये जो फ्रेजिलिटी है हमारे एविएशन सेक्टर में, जो कि अब की हिडन थी, क्योंकि हमें कोई मेजर प्रॉब्लम या क्राइसिस का सामना नहीं करना पड़ रहा था, उस फ्रेजिलिटी को इस क्राइसिस ने क्लियरली एक्सपोज कर दिया है, लोगों के सामने, गवर्नमेंट के सामने लाकर रख दिया है। कैंसिलेशन जो ही है इंडिगो की, जो फ्लाइट डिलेज हुई हैं, वो कहीं ना कहीं सिस्टमेटिक डिपेंडेंसी के ऊपर इशारा कर रही है, और टेम्पररी डीजीसीए रिलैक्सेशन जो मिला था इंडिगो को, वो भी रिफ्लेक्ट करती है किस तरह से किसी भी सेक्टर में अगर कोई कंपनी मोनोपोली या डुओपोली बन जाती है, तो कैसे वो गवर्नमेंट को भी इन्फ्लुएंस कर सकती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और इट आल्सो हैज शोड रिस्क ऑफ ओवर कंसंट्रेशन, यानी अगर गवर्नमेंट इस एफडीटीएल नॉर्म को वापस नहीं लेती, तो इसका मतलब कि पूरे एविएशन सेक्टर में हमें इसका बहुत प्रोलॉन्ग्ड इंसिडेंस और इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता था। और बिकॉज ये लार्जली सर्विस ओरिएंटेड सेक्टर है, इसलिए इसमें किसी भी क्राइसिस का डायरेक्ट इंपैक्ट हमें लोगों के लाइफ पे, लोगों के जीवन पे देखने को मिलता है, जो कि बी टू बी वाले सेक्टर में काफी कम होता है। गवर्नमेंट का रिएक्शन क्लियरली इस पे आया है। एविएशन मिनिस्टर की हम बात करें तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम जितनी
डोमेस्टिक रूट्स ऑपरेट कर रहे हैं, जितने हम एयरपोर्ट्स हैं हमारे पास, और फर्दर में एक्सपेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कंसीडर करते हुए इंडिया में एटलीस्ट 5 मेजर एयरलाइंस होनी चाहिए। इस वजह से अगर हम 5 इंडियन मेजर एयरलाइंस बना लेते हैं तो सिंगल प्लेयर का जो रिस्क है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा, और इससे एक हेल्दी कंपटीशन भी हमें एविएशन सेक्टर में देखने को मिलेगा, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट कॉमन सिटीजन को मिल सकता है प्राइस रेशनलाइजेशन में एंड द चॉइस एक्सरसाइज ऑफ चॉइस में। अगर हम ब्रॉडर इकोनॉमिक रिफ्लेक्शन की बात करें तो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन सिर्फ ऐसा नहीं कि एविएशन सेक्टर में ही है इंडिया में, बल्कि मार्केट कंसंट्रेशन बहुत सारे सेक्टर्स में इंक्रीज होता जा रहा है। मार्केट से कंसंट्रेशन की बात अगर करें तो इसका मतलब कि एक कंपनी, दो कंपनी, 3 कंपनी है जो उस पूरे सेक्टर को डोमिनेट करती है, उसका मोर देन 60-70% ऑफ दी शेयर है। फॉर एग्जांपल टेलीकॉम की बात करें तो 2 या 3 कंपनीज आपको देखने को मिलेगी, जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, या फिर वोडाफोन का भी एक स्मॉल शेयर हम मान सकते हैं। अगर इसको हम कंपेयर करें 10 साल पहले, तो आपके पास 6 से 7 मेजर टेलीकॉम कंपनीज हुआ करती थी, आपके पास बहुत सारी चॉइसेस थी, वो अब सिमट कर बस 2 या 3 कंपनीज के बीच में रह गई हैं, जिसके कारण कि अगर कोई प्राइस इंक्रीज होता है तो कंज्यूमर के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो किसी और कंपनी में स्विच करे। तो कार्टेलाइजेशन का भी एक यहाँ पे हमें रिस्क देखने को मिलता है, एक हमें फियर देखने को मिलता है। स्टील सेक्टर में अगर देखें तो सिंपली 2 या 3 कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं। सीमेंट सेक्टर में अदानी सीमेंट अगर हो गया, अल्ट्राटेक हो गया, 2-3 कंपनीज है। सिमिलरली पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, ई कॉमर्स में जहां की हमारा डायरेक्ट एवरीडे इंटरेक्शन होता है, क्योंकि हम लार्जली आजकल शॉपिंग जो है स्पेशली अर्बन कंज्यूमर की बात करें तो ई कॉमर्स साइट से करते हैं, तो आपके पास या तो फ्लिपकार्ट ऑप्शन है या अमेजन ऑप्शन है। तो इस तरह का कंसंट्रेशन बहुत सारे सेक्टर्स में कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता दिख रहा है, और इसका क्लियर रिस्क कंज्यूमर पे है। कैसे? तो सिंपली सबसे पहले तो चॉइसेस जो कंज्यूमर के पास हैं, कहां से हम सामान खरीदें, कहां से हम रिचार्ज करें, किस कंपनी का हम यूज करें किसी भी जगह पे ट्रैवल करने के लिए, वो काफी कम हो जाती है। और अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो कंज्यूमर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो प्राइस उनको बियर करना पड़ता है। सो हायर प्राइसेस। एट द सेम टाइम अगर मोनोपोली और डुओपोली है तो कंपनीज को ये समझ में आता है कि कंज्यूमर के पास कोई चॉइस है नहीं, यानी कि जिस तरह की सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे कंज्यूमर को उसको एक्सेप्ट करना होगा, जिस तरह की प्राइस हम डिमांड करेंगे कंज्यूमर को उसको पे आउट करना पड़ेगा। सो द बिगेस्ट रिस्क इज हायर प्राइस एंड रिड्यूस्ड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। सिमिलरली इनोवेशन इंसेंटिव कम हो जाती है, क्योंकि कंपनीज अगर मोनोपोली एंजॉय कर रही है, उनको पता है कि उनका बिजनेस को कोई थ्रेट नहीं है, उनके बिजनेस को अगर कोई थ्रेट नहीं है तो ऑब्वियसली कोई जरूरत नहीं इनोवेशन करने की, जैसे जो चल रहा है सिस्टम चल रहा है उसको चलने दो। और अगर किसी भी रिस्क का यहाँ पे आना होता है, इसकी वजह से पूरा सिस्टम कोलैप्स हो सकता है अगर डोमिनेंट प्लेयर यहाँ फेल होता है। इसका क्लियर एग्जांपल हमें इंडिगो वाले केस में देखने को मिल रहा है। अब बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि मोनोपोली वर्सेस अब्यूज ऑफ मोनोपोली में डिफरेंस है। बस सिर्फ एक कंपनी चूंकि मोनोपोली एंजॉय कर रही है इसका ये मतलब नहीं है कि ये हमेशा से एक थ्रेट पैदा करेगी, बल्कि लार्ज फर्म्स जो है वो बाय डिफॉल्ट एक प्रॉब्लम नहीं होती है, बल्कि ये एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है, स्किल ऑफ ऑपरेशंस को इंक्रीज करती है। और इस वजह से जब कोई कंपनी डोमिनेंस का अब्यूज करने लगती है तब एक्चुअल रिस्क जो होता है वो इकोनॉमी में सामने आता है। लेकिन हाँ, दूसरी तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर किसी सेक्टर में हायर कंसंट्रेशन है तो न्यू कंपटीशन को डिटर करती है ये बड़ी कोई भी न्यू कंपनीज, उनको एंट्री बैरियर काफी उनके लिए हाई हो जाता है, उनको समझ नहीं आता है कैसे इस बड़े वेल से हम कॉम्पीट करेंगे। तो किसी न किसी तरह से हम बोल सकते हैं कि न्यू इनोवेशन, न्यू एंट्री इन द मार्केट इज कॉम्प्रोमाइज्ड। और अगर हम यहाँ पे देखें HHI इंडेक्स, एक इंडेक्स यूज किया जाता है यूनाइटेड स्टेट ट्रेड डिपार्टमेंट के द्वारा टू अंडरस्टैंड कि किस हद तक मार्केट कंसंट्रेटेड है। अगर हम इसको ध्यान में देखें तो एज पर HHI इंडेक्स अगर इसका वैल्यू 1000 से कम है, इसका मतलब मार्केट कॉम्पिटिटिव है, देयर आर एनफ नंबर ऑफ प्लेयर्स, कंज्यूमर्स के पास एनफ चॉइसेस हैं, और ये इनोवेशन को ही फर्दर स्ट्रेंथन करेगा। अगर HHI वैल्यू 1000 से 1800 के बीच में है तो मार्केट हम बोल सकते हैं मॉडरेटली कंसंट्रेटेड है, रिस्क उतना ज्यादा नहीं है, पर इंडिविजुअल के पास, कंज्यूमर के पास चॉइसेस कम होती हैं। और अगर HHI में वैल्यू 1800 से ज्यादा हो जाए, इसका मतलब कि उस सेक्टर को, उस मार्केट को हम हाईली कंसंट्रेटेड मार्केट या सेक्टर बोल सकते हैं, और इसका मतलब कि या तो एक या दो मेजर प्लेयर ही उस पूरे सेक्टर को मैनेज कर रही हैं, एडमिनिस्टर कर रही हैं। अगर इंडिया में हम इस वैल्यू को पैरामीटर रखें और अगर सेक्टर्स को कंपेयर करें तो हमें देखने को मिलता है कि अपार्ट फ्रॉम द एविएशन सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन, स्टील सेक्टर और पेंट सेक्टर में HHI वैल्यू इज मोर देन 1800, यानी यहाँ पे 1 या 2 मेजर प्लेयर्स हैं जो सारे प्राइजेस को और बोल सकते हैं मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। यानी कि इस पूरे केस स्टडी से हमें क्या पॉलिसी पर्सपेक्टिव देखने को मिलती है, तो सबसे पहले तो ये कि हमारे पास
एज अ गवर्नेंस फ्रेमवर्क वी शुड हैव अ स्ट्रॉन्गर कंपटीशन फ्रेमवर्क, ताकि एंट्री बैरियर रिड्यूस हो सके, न्यू प्लेयर्स भी अगर किसी सेक्टर में चाहें तो वो एंट्री कर सकते हैं और बेस्ड ऑन देयर इनोवेटिव प्रैक्टिसेस वो अपना भी एक चंक और मार्केट शेयर में अपना एक बेसिकली पोजीशन बना सकते हैं। सेकेंडली, मल्टीप्लेयर इकोसिस्टम को हमें एनकरेज करने की जरूरत है। हमारी जो पॉलिसीज होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि ऐसे नहीं जो एग्जिस्टिंग प्लेयर हैं सिर्फ वही उसका हेल्प ले पाए, सपोर्ट ले पाए और अपने आप को स्ट्रेंथन एंड ग्रो और एक्सपैंड करते रहें। दूसरे जो प्लेयर्स हैं, माइनर प्लेयर्स अगर हम बोले, उनके पास भी ऐसा अपॉर्चुनिटी इकोसिस्टम उनके पास होना चाहिए ताकि वो इनोवेटिव प्रैक्टिस के थ्रू अपना एक्सपेंशन कर सके। ओवरऑल एंट्री बैरियर को रिड्यूस करने की जरूरत है और जो हमारे पास वन और टू जायंट्स पे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में डिपेंडेंसी है उसको भी हमें कम करने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि इन द लास्ट, इफ यू हैव टू टेक अ मेन मैसेज, की टेक अवे इज दैट इन द एविएशन सेक्टर वी हैव सीन that when एक एयरक्राफ्ट, एक एयरलाइन when it controls the sky, turbulence affects the whole nation। और इंडिगो क्राइसिस इज नॉट समथिंग, ये हम जानते हैं कि आने वाले कुछ वीक्स में एवरीथिंग विल बिकम नॉर्मल, इंडिगो विल स्टार्ट टू ऑपरेट फ्लाइट्स नॉर्मली, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें इससे सीखना नहीं चाहिए, हमें इससे लेसन नहीं लेना चाहिए। एक क्लियरली एक वार्निंग है पूरे इकोनॉमी के लिए, and India must build a multi-airline, competitive, resilient aviation system, resilient aviation ecosystem. This should be our message from this entire crisis. So that's all about this particular video. If you like the video, please hit the like button, share it with your friends, and subscribe to the channel for more such content. Thank you very much.